Hello students, welcome to online learning platform of Malviya Academy. NTA has already announced the dates of different examinations together with CUET 2023. So we are ready to add pace to our preparation. In addition to that, I am here to discuss syllabus and paper pattern of English language. So let's begin. जब आप CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस ढूंढने जाते हैं तो आपको ये मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। They have written one question paper which will have 50 questions, out of which 40 questions need to be attempted. 50 questions आपके पास होंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत है। आगे पढ़ते हैं। What they have to say. Questions from the language section will be from the following topics. ये सारे टॉपिक्स होंगे। पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या टॉपिक्स है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। उसके बाद इन्होंने लिखा है वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने लिख दिया है कि इन टॉपिक्स के साथ साथ और भी चीजें आ सकती हैं, पता नहीं क्या, क्योंकि इन्होंने लिखा है बट आर नॉट लिमिटेड टू। इन टॉपिक्स के साथ साथ और भी टॉपिक्स आ सकते हैं। अब क्योंकि इन्होंने लिख दिया ये सारी चीजें तो आएंगी, पर इनके साथ सिर्फ यही चीजें होंगी जरूरी नहीं है, कई और भी चीजें हो सकती हैं। सो वो चीजें क्या है, इनकी लिमिट क्या है, लेट्स गो एंड नो। ये देखिए पेपर पैटर्न, क्वेश्चन का नंबर 50, अटेम्प्ट करने होंगे 40। एक सही जवाब देने पे आपको रिवॉर्ड किया जाएगा 5 मार्क्स और एक गलत आंसर करने पे आपके चले जाएंगे 1 मार्क्स। 1 मार्क्स जाने का क्या मतलब है कि सिर्फ 1 नहीं जाएगा, 5 उस क्वेश्चन का वैल्यू, उतने मार्क्स जाएंगे और एक एक्स्ट्रा आपका काटा जाएगा। अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपके मार्क्स ना ही काटे जाएंगे ना ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कहने का ये मतलब है गलत आंसर करने से बचें। ये देखिए बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। 300 से 350 शब्दों में आपके पैसेजेस रहेंगे। 3 तरह के पैसेज, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी पैसेजेस रहेंगे। क्या होता है फैक्चुअल, क्या होता है नैरेटिव और लिटरेरी पैसेजेस, जानते हैं अगले स्लाइड्स में। हियर इट इज फैक्चुअल पैसेजेस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा सा पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं। ये देखो आप, यहां कहता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC है ना। अब PVC कहेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ही होगा और इसका एक फिक्स यूज ही होगा कि ये पैकेजिंग के लिए यूज होगा, टॉयज बनाने के लिए यूज होगा और इलेक्ट्रिकल वायर्स को कोट करने का ये काम करेगा। ठीक है। इन पैसेजेस में आपको नंबर्स दिखेंगे, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिखेगा, आपको डेटा दिखेगा, स्टैटिस्टिक्स दिखेगा, जैसे कि आगे हम देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है द वन built with Australian assistance will cost 200 crore. It will generate 25 megawatts of power and gobble 1000 tons of garbage every day. Look, information, data, numbers. So यही होता है fact, that is factual passages में facts होते हैं, numbers होते हैं। Did you get that? Okay, let's move forward. देखिए क्वेश्चंस क्या है, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया PVC क्या है, इट्स इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो आप बताइएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये देखिए अगला है नैरेटिव। नैरेटिव मींस होता है स्टोरी और यू कैन सी हियर रिटन बेस्ड ऑन नरेशन, दैट इज स्टोरी टेलिंग। मतलब कहानियां होती है, कहानियां पैसेजेस के फॉर्म्स में आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे एक बच्ची की कहानी है, 15 साल की बच्ची है जो कि फॉस्टर चाइल्ड है। फॉस्टर चाइल्ड कहने का ये मतलब होता है कि किसी चाइल्ड के अपने पेरेंट्स नहीं होते हैं, कोई और उनको अडॉप्ट करता है, एक तरह से उनका केयर करता है, उनका नरिश करता है। एक 5 साल की बच्ची नहीं रह गई है, ऐसा ये बच्ची कह रही है। शी टुक मी बाय द हैंड, वॉक्ड मी इनटू द लॉबी लाइक अ 5-year-old चाइल्ड। डिडंट शी नो आई वाज पुशिंग 15। एक बच्ची अपनी कहानी सुना रही है जो कि फॉस्टर चाइल्ड है। इसको लेने आते हैं कुछ लोग जिनका नाम ये बताती है एलेक्स एंड एली।
और उनके घर में रहती हैं। ये लोग नाचते गाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। इधर देखिए, he fried some sausages and eggs, breakfast, they sang and danced. So what I'm trying to say is narrative जो पैसेजेस होते हैं वो स्टोरी पे बेस्ड होते हैं। दे आर कंप्लीटली द स्टोरीज गिवन इन योर पैसेजेस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए, लिटरेरी, नाम से स्पष्ट है, लिटरेचर रिलेटेड। ओके, मतलब कि लिटरेचर यानी कि नॉवेल, ड्रामा, पोइट्री और भी सारे एसेज, नॉन फिक्शन, फिक्शन, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उनके एक्सर्प्ट्स आपको दिए जाएंगे। पोएम हो सकता है, उसको उठा के दिया जा सकता है। ड्रामा है, ड्रामा का कोई सीन उठा के दिया जा सकता है, किसी एसे का कोई पैराग्राफ उठा के दिया जा सकता है, यानी कि किसी टेक्स्ट, किसी बुक का आप डायरेक्ट आपको उठा के लिटरेरी बुक्स के एक्सर्प्ट्स आपको आपके पैसेज में दिए जा सकते हैं। तो हमने देखा फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, लिटरेरी पैसेज क्या होता है और नैरेटिव पैसेज क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको एक लिटरेरी पैसेज दिया हुआ है। एक पोएम है हेनरी डेविड थोरो का, स्मोक नाम है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। Light winged smoke, a carrion bird, melting thy pinions in thy upward flight. Lark without song, and the messenger of dawn, circling above the hamlets as thy nest. So this was a literary passage. ये देखिए, आगे थोड़ा पढ़ते हैं। Or else departing dream and shadowy form of midnight, vision gathering up thy skirts. By night star veiling, and by day darkening the light and blotting out the sun. Go thou, my incense, upward from this hearth, and ask the gods to pardon this clear flame. So this was about literary passage. अब देखिए, जब शुरू में मैंने दिखाया था आपको, जो वेबसाइट पे आप लैंग्वेज का सिलेबस खोजने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वर्बल एबिलिटी एक टर्म है। तो ये आखिर क्या होता है, इसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखता है वर्बल मीन्स मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग, यानी कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना। तो उसी का इफेक्टिव यूज, नॉट ओनली सिर्फ वर्ड्स। तो वर्ड होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रामर यूज होगा, उसमें वोकैबुलरी मीन्स तो आपका होगा। यहाँ पे देखिए, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। One can consider himself as competent in verbal based on how well he has mastered grammar, vocabulary and comprehension. यानी कि आप verbal competent कहलाएंगे जब आपका ग्रामर का यूज इफेक्टिव होगा, आपको vocabulary का सही यूज करना आता होगा। नॉट कम्युनिकेशन कह रहा है तो नॉट ओनली इन स्पोकन फॉर्म बट ऑल्सो इन रिटन फॉर्म, ठीक है। तो आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, vocabulary अच्छा होना चाहिए, आपका comprehension अच्छा होना चाहिए, तो आप वर्बल एबिलिटी आपकी अच्छी होगी, आप वर्बली कॉम्पिटेंट होंगे। आई बात समझ में। तो ये आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये आपका वोकैबुलरी चेक करना चाह रहा है, आपका ग्रामर चेक करना चाह रहा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक करना चाह रहा है। आई बात समझ में। ये देखिए, ग्रामर पे आते हैं हम लोग, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंशन का बात किया है। ये सारे टर्म्स से आप एक्विंटेड होंगे, पहले से परिचित होंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में हम लोग क्या क्या जानते हैं, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, आर्टिकल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को, ये सारी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट आ चुकी है सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो वी वॉन्ट बी गोइंग इनटू द डिटेल, ओके। तो वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, क्वेश्चन टैग्स, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इन नामों को आप याद रख लीजिए, क्योंकि दिस विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ग्रामर में क्या क्या पढ़ने हैं, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड एडजेक्टिव। डिड यू गेट दैट? आई बात समझ में? लेट्स मूव फॉरवर्ड। वोकैबुलरी, सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा, एंटोनिम, ऑड वर्ड, होमोफोन्स, एटिमोलॉजी,
एनालॉजी, स्पेल चेक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। क्या क्या होता है एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये देखिए पहला है सिनोनिम, कहता है अ वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर। अ वर्ड नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर इन द लैंग्वेज। कहने का क्या मतलब, एक वर्ड है दूसरा वर्ड है, दोनों का मीनिंग या तो सेम होगा या तो नियरली सेम होगा, यानी क्लोज होगा आपस में। जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो। अगर ऐसा होता कि सेम ही हो तो ये नियरली द सेम मीनिंग लिखने का उसको जरूरत नहीं था। पर कई बार होता है सिनोनिम्स में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, बहुत ही क्लोज मीनिंग भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए हैप्पी, जॉयफुल और इलेटेड, ये तीनों का एसेंस क्या है, ये तीनों वर्ड आपका पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड दिखाते हैं। आप हैप्पी में खुश हैं, परमानंद में है, एक्सटेटिक हैं, इलेटेड हैं, ठीक है ना। तो हैप्पी मींस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, जॉयफुल मींस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, इलेटेड मींस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। आई बात समझ में। ये देखिए 19 जुलाई 2022 का एक क्वेश्चन था आपका, मैच द कॉलम के फॉर्म में है, ये ध्यान देने वाली बात है। असिस्ट मीन्स टू हेल्प, सेपरेटेड मीन्स टू पार्टेड, एप्रीहेंशन मीन्स टू फियर, और यहाँ पे है अपील मीन्स टू रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम आया है 19 जुलाई 2022 को मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं हम लोग एंटोनिम्स में, ठीक है। क्या है एंटोनिम्स, तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, मतलब कोई वर्ड होगा उसका ठीक उल्टा, ठीक ऑपोजिट। बहुत ही आसान है, जैसे लाइट है तो डार्क है, अगर लाइट का मीनिंग हल्का है तो उसका क्या होगा ऑपोजिट, तो हैवी हो जाएगा। क्लियर। आपका 15 जुलाई 2022 को फिर से एंटोनिम वाला भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आया है। इकोनॉमिकल का उल्टा ऑपोजिट एक्सपेंसिव, एक्साइट का बोर, फेयर डार्क, एलिमेंट्री दैट इज बेसिक इजी उसका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया कि इट इज अपेरेंट लाइक एंटोनिम्स, synonyms and other questions can also be asked in match the following pattern। यानी कि आपका जैसे synonyms आया है उसी तरह से antonyms आया है, उसी तरह से आगे आपका idioms and phrases हो सकते हैं, one word substitution हो सकता है, वो सारी चीजें भी match the following के फॉर्म में आ सकती हैं। ये देखिए odd word, यहाँ लिखा क्या, डिफरेंट इन नेचर। इसका कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं एक ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप में 5 लोग आए हैं व्हाइट शर्ट पहन के, ठीक है, और एक बंदा आया है ब्लैक शर्ट पहन के, तो उसको क्या कहते हैं, वो उनमें से वो क्या है, ऑड है, उनमें से क्या है, वो ऑड है, ठीक है। तो डिफरेंट इन नेचर, प्रकृति में वो थोड़ा अलग है, उसका फीचर्स मेरे फीचर्स से अलग है। हम 4 लोगों का जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनसे उसका कैरेक्टर अलग है, तो वो थोड़ा ऑड है। आई बात समझ में। क्या लिखता है, द वर्ड विच डज नॉट मैच अदर वर्ड्स ऑफ द ग्रुप। अब मान लेते हैं काउ, डॉग और कोई और हॉर्स ले लेते हैं, और चौथा ले लेते हैं पैरट, तो इनमें से कौन सा ऑड होगा, जाहिर सी बात है आपका पैरट, क्योंकि ये तीनों तो एनिमल था और पैरट आपका बर्ड है। आई बात समझ में। ऑड वर्ड, ये ऑड वर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस सिंपली 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें आपको एक मिलेगा नहीं, तो एक अगर जब आप हटाते हैं सिंपली वो ऑड है, आपने ऑड वर्ड को हटाया है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे। होमोफोन्स क्या होता है, a word pronounced same as another but different in meaning। pronounced कैसे उसको बोला जाता है, वो 2 वर्ड्स एक तरीके से बोले जाएंगे पर जरूरी नहीं है कि उसका मीनिंग सेम हो, उसका मीनिंग अलग हो सकता है, उसका स्पेलिंग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, ये भी एयर है, HEIR, ये भी एयर है, और AIR ये भी एयर है, एयर एयर, ठीक है। एक एयर का मतलब आप जानते हैं हवा, दूसरा का मतलब विरासत, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी का जो अगला है, डिसेंडेंट है, वो हिस्सेदार, ऐसा कह सकते हैं, तो डिसेंडेंट कह सकते हैं। आई बात समझ में। क्या होता है होमोफोन्स, मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन, अ वर्ड प्रोनाउंस्ड सेम
as another but different in meaning whether spelled same or not. स्पेलिंग सेम भी हो सकता है, स्पेलिंग सेम नहीं हो सकता है, मीनिंग सेम नहीं होगा वो, बट प्रोनाउंसिएशन वो आपका ओरल आर्टिकुलेशन जो होगा वो सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। एनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। अ कंपैरिजन between things that have similar features often used to explain a principle or idea। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, from the given pair of words the one which do not carry the same relationship। अब एनालॉजी क्या है? रिलेशनशिप बोला ना, फीचर बताता है। यहाँ पीछे देखो क्या कह रहा है कि कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स, उनके बीच में कंपैरिजन होता है। तो यहां ध्यान दो, पेरेंट ऑफ स्प्रिंग, यानी पेरेंट है, उनका बच्चा है। तो आगे यहां ध्यान देंगे काउ, तो काउ का बच्चा को काफ कहते हैं, है ना। इसी तरह से हेन के बच्चे को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। इसी तरह से मदर है, डॉटर है, तो मदर का तो वो बच्चा ही है, वो डॉटर। बेटी क्या होती है? बच्ची, ठीक है। यानी कि ये सारे को हम लोग देख रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग ही है, ठीक है ना। काउ का ऑफस्प्रिंग काफ, हेन का ऑफस्प्रिंग चिकन, मदर की ऑफस्प्रिंग डॉटर। क्या ब्रदर का ऑफस्प्रिंग कजिन हो सके? ब्रदर का बच्चा कजिन? डज इट मेक सेंस? नो। तो इसलिए ये हो गया आपका क्या करा, फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड चूज द वन विच डू नॉट कैरी द सेम रिलेशनशिप। तो ये सेम रिलेशनशिप कैरी नहीं करता है, ठीक है। और मैंने ऑड वर्ड पढ़ा है, तो वर्ड तो यहाँ ऑड नहीं है, पर इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है, ये बेचारा ऑड हो गया। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि कोई वर्ड जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका ऑरिजिन कहाँ है, वो शुरू में उसका क्या मीनिंग था और समय के साथ उसका मीनिंग कैसे चेंज कर रहा है। द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। जैसे कि मैं पढ़ रहा था पिछले दिन वर्ड नाइस के बारे में। वर्ड नाइस क्या, हम लोग इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन होता है आज के समय में। किसी को नाइस बोलते हैं मतलब हमको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। बट इट इज़ अ वर्ड ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। नाइस जो है फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, फ्रेंच से आया है, और उस समय इसका मीनिंग होता था फ्यूजिटिव या फिर अगली, फुलिश, मतलब नेगेटिव कॉनोटेशंस होते थे इसके, ठीक है। तो यही काम होता है एटिमोलॉजी का, वर्ड्स के ओरिजिन ढूंढते हैं और इसके बदलते मीनिंग को देखते हैं कि पहले क्या मीनिंग था, बाद में क्या मीनिंग था। रूट वर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। स्पेल चेक, सिंपल से बात है कि स्पेलिंग चेक करते हैं। लिखा है वर्ड कंटेनिंग करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से एक गलत होगा तो क्या 3 सही होगा। हो सकता है ऐसा भी एक सही हो तो 3 गलत होगा, ये दोनों चीजें संभव है। तो स्पेल चेक में क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं किसी भी वर्ड का सही है या गलत है। ये देखिए करेक्ट स्पेलिंग वाली क्वेश्चन, फेमिनिस्ट, 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 ये फेमिनिस्ट। तो सही कौन सा है? सही है ये फेमिनिस्ट, है ना। ये फेमिनिस्ट क्या होता है, ये बाकी सारा गलत है। तो ये देखा ना आपने कि इसमें एक सही है बाकी 3 गलत। ये भी संभावना हो सकता है कि 3 आपको सही दे दे और 1 गलत दे दे, ठीक है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, आपको देखिए ये भी स्ट्रैटेजी है। आपने यहाँ पे सी लिख दिया, सी सही है, और जल्दबाजी में आप लग अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो फेमिनिस्ट सी टिक कर देते हैं। अब सी टिक कर दिया, यहाँ भी आपने सी टिक कर दिया, पर यहाँ पे आपका गलत हो गया। सी टिक क्या मैंने मतलब आपने ए आंसर ये बताया कि ये सही है, गलत हो गया। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है, एग्जाम में हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, ऑप्शंस ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और अपना 5 जो मिलने वाला था वो तो जाता ही है, ये एक हम लोग गवा भी देते हैं। तो एग्जाम में ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तब आंसर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
idioms and phrases, इसको ध्यान से पढ़ते, ठीक है। क्या कहता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning considered as a unit। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला, हम लोग जनरली देखते हैं इडियम्स और फ्रेजेस में एक वर्ड नहीं होता है, 3-4 वर्ड होते हैं और उन सारे 3-4 वर्ड्स का एक मीनिंग होता है ना, एक मीनिंग कुछ होता है। वो मीनिंग जो होता है अलग होता है, किससे अलग होता है, फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड्स कंसिडर्ड सेपरेटली। तो उन शब्दों से, जैसे मान के चलिए 4 शब्दों से बना है एक इडियम, तो चारों शब्द को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो इस शब्द का जो मीनिंग होगा, इस शब्द का जो मीनिंग होगा, इस शब्द का मीनिंग होगा, तीनों का मीनिंग अलग होगा। लेकिन तीनों को जब एक साथ ले आते हैं तो उसका एक चौथा मीनिंग आ जाता है ना, ये होता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस इसी को कहते हैं, इसका लिटरल मीनिंग जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसको एक बार और पढ़ते हैं कि एन एक्सप्रेशन इन द यूसेज ऑफ लैंग्वेज दैट इज पेक्यूलियर टू इटसेल्फ। पेक्यूलियर, अजीब क्यों कह रहा है, क्योंकि 4-5 वर्ड का अलग अलग मीनिंग अपना खुद का है, पर एक साथ जब आते हैं तो अपना मीनिंग खो देते हैं और एक नया मीनिंग आ जाता है सबका एक साथ का, ठीक है। तो पेक्यूलियर टू इटसेल्फ ईदर इन हैविंग अ मीनिंग दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड, वो मीनिंग होता है जो कहां से नहीं निकाला जा सकता, फ्रॉम द कंजॉइंड मीनिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स। सेम चीज है, जोड़ने के बाद अलग मीनिंग, अलग अलग है तो उनका अपना मीनिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, ये आया 5 अगस्त 2022 का क्वेश्चन, टेक टू टास्क। टेक का मतलब होता है लेना, टास्क का मतलब होता है काम। अब इन दोनों का संबंध इस टेक टू टास्क से, इसका जो मीनिंग होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। टेक टू टास्क का क्या मतलब होता है, एनी गेस? इट्स रिब्यूक, डांटना। टेक टू टास्क मीन्स टू डांटना, टू रिब्यूक, टू स्कोल्ड, टू रेप्रिमांड, ठीक है। तो देखो डांटना का संबंध है टेक और टास्क से नहीं है, तो यही चीज बताता है इडियम्स लिटरल मीनिंग नहीं होते हैं, अलग अलग वर्ड्स एक साथ आके एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनका अपने इसके मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको देख लेते हैं। वन वर्ड, कबड्डी देखने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा पता होता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, या फुटबॉल देखने वाले बच्चों को, हॉकी देखने वाले, सब्स्टिट्यूट कर दिया खिलाड़ी को, मतलब क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो एक शब्द रिप्लेस करता है यानी उसके जगह आ जाता है, किसके जगह, तो वो देख लेते हैं। तो कह रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ लेंदी एंड elongated sentences और definitions, ये बड़ी बड़ी sentences होते हैं, definitions होते हैं, उनको हटा के एक वर्ड आ जाता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लिखा है, replaced by single specific words but without changing their meanings and contexts। ऐसा नहीं कि सेंटेंस हटा दिए उसके जगह पे एक वर्ड रख दिया और उसका मीनिंग चेंज हो गया, तो फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई फायदा ही नहीं है, मीनिंग चेंज नहीं करता, सिंपली बड़े बड़े लेंदी सेंटेंसेस को हटा के एक वर्ड लाता है, उसको प्रिसाइज कंसाइज कर देता है, ठीक है। ये देखो यहाँ किया है, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल, कोई कैदी जेल से छूटता है किसी शर्त पर, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे कि हम लोग कई बार अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या फिर मूवीज में देखते हैं कि कोई प्रोटैगनिस्ट है, किसी मूवी का लीड रोल में है, उसके बहन की शादी है या उसके यहाँ किसी का मृत्यु हो गया, कोई किसी का डेथ हो गया सिंपली, तो उसको कहता है उसको छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो छोड़ दिया जाता है, वो जाता है और उधर से ही भाग जाता है। तो ये भागने की बात तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमको ये जानना है कि प्रिजनर का रिलीज होना, वो जेल से रिहा होना, छूटना किसी शर्त और कंडीशन पे, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या होगा, तो ये होता है पैरोल, पैरोल कहते हैं उसको। तो इतने बार सेंटेंस को हम लोग क्या किए, एक वर्ड से रिप्लेस कर दी, यही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने जाना क्या क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फैक्चुअल पैसेजेस, लिटरेरी पैसेजेस और नैरेटिव पैसेजेस। उसके साथ हमने जाना ग्रामर के टर्म्स जो पहले से हम लोग परिचित होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, नरेशन, वॉइस, ये सारी चीज़ें थी। फिर हम लोगों ने वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एटिमोलॉजी, ऑड वर्ड, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम लोग देख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच?
तो देखो यहाँ पे लिखा है डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स। जो हम लोग डेली लाइफ में जिस तरह से शब्दों का यूज करते हैं हम लोग, उससे अलग होता है ये यूज। क्यों अलग होता है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस, उसका प्रभाव, उन शब्दों का प्रभाव को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग डेविएट होते हैं, थोड़ा सा हट के काम करते हैं ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंग्वेज से। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये ध्यान से सुनो। मान के चलो एक इंसिडेंट लेते हैं कि आई एम सेइंग टू माई बिलवेड एन एक्सप्रेशन एंड दैट इज यू आर ब्यूटिफुल। एक ये तरीका हुआ, तुम सुंदर हो। या फिर मैं ऐसे कह रहा हूं माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। दोनों चीज एक ही है, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज या फिर यू आर ब्यूटिफुल। तो ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंग्वेज है यू आर ब्यूटिफुल, बट जैसे ही बोल रहे हैं माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस प्रदान कर रहे हैं, उसको प्रभाव उस लैंग्वेज का, उस एक्सप्रेशन का बढ़ा रहे हैं, उसको मोर अट्रैक्टिव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक बार हम लिख लेते हैं इसको। क्या था? माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ठीक है, तो देखो कैसे प्रभाव बढ़ाया गया वो देखते हैं। तो यहाँ हम लोग रिपीटेशन का यूज किए, वर्ड को 2 बार यूज कर रहे हैं, हम लोग लाइक लगाए हैं। ठीक है ना, एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, माई लव इज लाइक, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, रेड रोज से। तो यहाँ पे हमने रिपीटेशन यूज किया, इमेजरी यूज किया है और सिमिली यूज किया है। बताएंगे क्या होता है लाइक का यूज, एज का यूज ये करते हैं जब हम लोग कंपैरिजन के लिए। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आती हैं। नॉर्मल, कॉमन, जनरल, ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंग्वेज से हटके उसको अट्रैक्टिव, कैची और खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ये सारे देखिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच है। इतना ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं और सबको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पैराडॉक्स, एसोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अलिटरेशन, मेटाफर, हाइपरबोली, ओनोमेटोपोइया एंड एनाफोरा। ठीक है, ये सिर्फ इतने नहीं होते, और भी होते हैं और सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो 7 अगस्त 2022 का। क्या कहता है? द फ्रॉडुलेंट सेंट चीटेड द पीपल। सेंट है और फ्रॉडुलेंट भी है। ठीक है ना, यानी सेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? वो ऑनेस्ट होगा, वो सोशल होगा। ठीक है ना, अपने बारे में नहीं सोचेगा, सेल्फिश नहीं होगा। ठीक है, वो चीट नहीं करेगा। बट यहाँ क्या कह रहा है? सेंट है, फ्रॉडुलेंट है, चीटर है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि सेंट, फ्रॉडुलेंट, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ दोनों को लाया गया है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरन कहते हैं, ऑक्सीमोरन का यूज कहते हैं। ठीक है ना, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है ना जी, सेंट और फ्रॉडुलेंट, दोनों को एक साथ लाए। जैसे कि हम लोग कहते हैं झूठा सच, फॉल्स ट्रुथ। तो सच भी और झूठा भी। ठीक है ना, इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन का यूज। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते। ये देखो, इतना सब के बाद हम जानेंगे क्वेश्चन पैटर्न। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स सिंपली एक आपका सेंटेंस है, उसमें एक ब्लैंक्स दे देगा खाली। उसमें आपको वर्ब भरने हो सकते हैं, प्रीपोजिशन भरना हो सकता है, टेंस से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्लोज टेस्ट, ये थोड़ा सा इसका बड़ा रूप ऐसा लगता है। पैराग्राफ दे देगा, उसमें ब्लैंक्स दे देंगे 4-5। ठीक है, उन ब्लैंक्स को आपको ऑप्शंस के आधार पे भरना होगा। तो यही है फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। मैच द फॉलोइंग मैंने बताया कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कई बार फिगर ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस, किसी से भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन हो सकते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कॉमन एरर हम लोग जानते हैं, टेंस के एरर हो सकते हैं, वर्ब के एरर हो सकते हैं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वर्ब के एरर हो सकते हैं। एरर तो किसी का भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का एरर दे सकता है। तो एरर पूरे आपको इसके लिए ग्रामर का नॉलेज चाहिए।
ठीक है। पैराजम्बल्स आपके कोई सेंटेंस है उसके वर्ड्स आपको सिंपली अरेंज किया हुआ नहीं रहेगा, या फिर कई बार आपके पैराग्राफ्स होंगे या फिर 4-5 सेंटेंसेस होंगे, वो अरेंज नहीं होगा, उसको आपको अरेंज करके मीनिंग देना होगा, ठीक है ना। सही से अरेंज करके आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा, वो PQRS वाला है ना, उसको हम देखेंगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब भी। रिलेशंस एंड एनालॉजी हम लोग बात कर चुके हैं। एरर डिटेक्शन इसी को कह रहे हैं, कॉमन एरर, एरर डिटेक्शन और करेक्शन। ये तो बात हो गई क्वेश्चन के पैटर्न की। आगे देखते हैं, ये देखिए क्लोज एनालिसिस ऑफ CUET 2022 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट डेट्स एंड शिफ्ट्स। ये अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिए और बताइए क्या संभावना है, आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे। आपको सिर्फ 4 4 4 4 नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल 4 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 एवरीवेयर 4। एनालॉजी क्लोज टेस्ट से आपका क्वेश्चन देखो बहुत कम पूछता है, सिंपली फिलर्स रहेगा, आपको एक ब्लैंक दे देगा आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम एंड सिनोनिम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपका 3 कॉम्प्रिहेंशन 3 पैसेजेस रहेंगे जिसमें 6 क्वेश्चन रहेगा तीनों में, तो 18 आपके रहेंगे वो, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे 8 देखो क्या हुआ, 8 और ये 6, यानी कि, और वो भी कब, तो वोकैबुलरी और ग्रामर मिला के। तो सीधा समझ सकते हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन पे जाएं, अगर हम ऑब्जर्व करें इस चीज को, पैटर्न को, तो देखते हैं कि आपके 18 क्वेश्चंस आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, जिसमें 6 क्वेश्चन ईच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 6 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के होंगे, 4 क्वेश्चन एंटोनिम के होंगे और 4 पैराजम्बल्स से होंगे। 4 क्वेश्चंस आपके फिगर ऑफ स्पीच से, 4 स्पेलिंग करेक्शन, 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 4 idioms एंड phrases। और यहाँ पे देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है, there might be few questions based on grammatical rules taking into consideration tense, preposition, verb, conjunction and others in the form of fillers। fillers में क्या पूछेगा, grammatical rules ही आप डाल सकते हैं। filler आपसे tense के बारे में पूछ सकता है, आपका preposition का नॉलेज चेक कर सकता है, आपका verb का नॉलेज चेक कर सकता है। नोट देखिए, there might be slight changes in the number of questions that have been discussed above। अब मैंने कह दिया 4 4 4 पूछेंगे, तो this does not mean कि 4 4 4 ही पूछेगा। ये आप अपना सेंस भी लगा सकते हैं कि हो सकता है ये 4 क्वेश्चन 5 पे हो सकता है और 4 3 भी हो सकता है, बट पैटर्न कमोबेश यही है। आपके सिनोनिम है, एंटोनिम है, फिगर ऑफ स्पीच है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलिए ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अगेन ये आपका A perfect storm, beyond question, when it rains it pours, ins and outs, ये सारे आपके idioms के questions हैं, और ये भी match the following के पैटर्न पे आया है। ये देखिए filler, it was a challenge to dash filler a response from the prisoner। ये देखिए क्या आया है, alternative which ये substitution का क्वेश्चन है आपका। A place where birds are kept, ये देखिए स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन, ये देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन है आपका। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। सिंपली एक आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये देखिए रीअरेंज है, ये सबसे इजी लेवल वाला है। सिंपली ये वर्ड्स को इधर उधर कर दिया और एक सेंटेंस को अरेंज करने कह रहा है, पर आता है ये तो सबसे सिंपल वाला है, पर आपको 4 सेंटेंसेस दे देगा, ठीक है, और उसको इधर उधर कर देगा, अरेंज नहीं रहेगा, आपको अरेंज करना है, ABCD करना है, ठीक है। यानी कि पहले A फिर B फिर C फिर D। अब यही ऑप्शन रहेगा, जरूरी नहीं है। ये देखिए फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है, द रूम वॉज फिल्ड विद स्क्रीमिंग साइलेंस।
साइलेंस भी और स्क्रीमिंग भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ये ईडियम से क्वेश्चंस है ना, और ये ऑपोजिट इन मीनिंग यानी कि एंटोनिम। सो हियर वी कंक्लूड, हमने क्या क्या देखा? तो हमने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। उसके बाद हमने देखा ग्रामर, फिर देखा वोकैबुलरी, फिर फिगर ऑफ स्पीच, क्वेश्चन पैटर्न, फिर उसका ऑब्जर्वेशन, और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं अंत तक। अब क्या है, अब इतना जानने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ऐसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, पढ़ाई शुरू करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई शुरू करनी होगी एक प्रॉपर प्लान के साथ। तो डोंट वरी, वी विल बी कमिंग बैक विद अ वीडियो जिसमें आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लान क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से बचे हुए दिनों में हम अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, वी विल नो दिस। थैंक यू।